थियरी। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, इस पॉस्टुलेट्स के बारे में हम जान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स में, उसे हम पॉजिटिव चार्ज आयन कंसिडर करेंगे। सपोज आई एम राइटिंग वन कॉम्प्लेक्स लाइक Fe2O6, हमें इस कॉम्प्लेक्स का स्टडी करना है Fe2O6 एंड चार्ज ऑन Fe इज सपोज +3, तो +3 चार्ज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, द सेंट्रल मेटल आयन दैट इज Fe इज कंसिडर एज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे Fe पे चार्ज भी +3 है, तो Fe+3 को क्रिस्टल फील्ड थियरी कंसिडर करेगी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। So I'll write that here. It is point positive charge. और जो लीजेंड है, यहाँ पे वाटर है। लीजेंड एक तो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकता है, नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाला न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है। हियर विल कंसिडर दिस वाटर विच इज़ न्यूट्रल लीजेंड, उसे हम पॉइंट निगेटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। सो इन अ क्रिस्टल फील्ड थियरी, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसे हमें पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है, और लीजेंड को हमें पॉइंट निगेटिव चार्ज कंसिडर करना है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लीजेंड इज प्योरली electrostatic force of attraction. That means this bond between central metal ion and legend is purely ionic. So I'll write here the bond between central metal ion and legend is purely ionic. That means this bond involve electrostatic force of attraction. अभी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज लिजेंड के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, प्लस देयर इज रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो। सो रिपल्सिव फोर्स होता है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड नेगेटिवली चार्ज लिजेंड, इनके बीच में। सो बिकॉज ऑफ दिस repulsive force, d orbital of central metal ion gets split up into two groups. तो हमें d orbitals पता है, तो d orbitals of central metal ion तो कितने d ऑर्बिटल होते हैं? तो d ऑर्बिटल 5 होते हैं, हमें पता है। दैट्स 5 d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। These are 5d orbitals. इनके नाम क्या है? तो सपोज फर्स्ट वन इज dx² y² हमने लिया, द सेकेंड वन इज dz², थर्ड वन इज dxy, देन dyz एंड लास्ट वन इज dxz। तो ये d ऑर्बिटल्स हमारे पास है, राइट? dx² y² dz², dxy dyz एंड dxz। अभी ये जो 5 d ऑर्बिटल्स है, उसमें से 2 d ऑर्बिटल जो है दे आर इन बिटवीन द दे आर अलोंग द एक्सिस, और जो 3 d ऑर्बिटल है dxy dyz dxz, दिस 3 d ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, करेक्ट? तो हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। 2 d ऑर्बिटल्स विच आर अलोंग द एक्सिस आर dx² y², तो इसे हमने ये लिख दिया dx² y²। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो इसे कहेंगे हम dx² y²। dz², the axis which is along the z axis is called as a dz². Suppose this is z axis, यहाँ पे z axis पे जो d ऑर्बिटल होता है उसे हम कहते हैं dz²। अभी इन दोनों को मिला के dx² y² एंड dz² को हम लिखेंगे Eg ऑर्बिटल्स। तो एक d ऑर्बिटल का सेट हो गया विच इज़ अलोंग द एक्सिस एंड दैट कॉल्ड एज Eg। बाकी के जो 3 d ऑर्बिटल है dxy dyz dxz, दे विल रिमेन इन बिटवीन द एक्सिस, और उसे कहेंगे हम T2g। सो हम यहाँ पर लिखेंगे
सपोज दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस। तो इनके बीच में जो ऑर्बिटल्स होता है उन्हें कहेंगे हम डी एक्स वाई। The orbitals which are in between y and z axis that's called as a dyz, and the orbital which is between x and z axis is called dxz. तो उसे कहेंगे हम dxz। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिला दिया जाए तो एक सेट बनता है, उसे कहेंगे हम T2g। तो d ऑर्बिटल्स के हम दो सेट बना सकते हैं, दैट इज Eg एंड T2g। वन विच इज in between the axis, that is called T2g, and one which is along the axis are called Eg। अभी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके डी ऑर्बिटल्स हम लेंगे। सपोज यही एग्जांपल लेंगे हम, लाइक FeH2O6 और इसके ऊपर चार्ज था +3। तो अकॉर्डिंग टू CFT जो सेंट्रल मेटल आयन है Fe, उसके 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे पास थे 1 2 3 4 5। दिस 5 डी ऑर्बिटल्स रिमेन डीजेनरेटेड, दैट मीन्स उनका एनर्जी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इन absence of crystal field, right? So this d orbital, you can say d orbitals in absence of ligands। तो जब ligands नहीं होते they remain degenerated। In a presence of ligands they are taken to a higher energy level। So these are 5d orbitals 1 2 3 4 5 in a presence of spherical field, right? In a presence of spherical field of ligands। जब ligands इनके पास आना चालू हो जाएगा देन इट विल क्रिएट वन स्पेरिकल फील्ड। इसके वजह से डी ऑर्बिटल का एनर्जी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे आप एनर्जी लिख दो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ते जा रहा है। सो राइट दिस वन एज एनर्जी। सो दिस आर डी ऑर्बिटल इन ऑब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, वी कैन लिगेंड्स फील्ड। तो जब लिगेंड नहीं रहेगा तो फिर डी ऑर्बिटल का एनर्जी कम रहेगा। जैसे लिगेंड विसिनिटी में आ जाता है मेटल आयन के तो फिर वो स्पेरिकल फील्ड क्रिएट कर देता है। तो उसके वजह से डी ऑर्बिटल जो है उनका एनर्जी हाई हो जाता है। अगर लिगेंड और क्लोज आए तो यहाँ पे ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इन ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर से लिगेंड मेटल की तरफ आ रहा है। हेंस दिस डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज Eg, तो Eg का एनर्जी ज़्यादा होता है, सो दिस वन इज Eg। और दूसरा होगा T2g। T2g का एनर्जी कम हो जाएगा। सो गेट दिस वन एज अ T2g। T2g के कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? 3। सो राइट दिस वन एज अ 1 2 3। T2g, सिंस दिस T2g ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। और Eg विच आर अलोंग द एक्सिस, उनका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो हमें इस तरीके इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखने के लिए मिलेगा। अभी इस कॉम्प्लेक्स में Fe अगर हमने लिया तो Fe का एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Fe के ऊपर चार्ज देखा हमने +3 है इन दिस कॉम्प्लेक्स Fe +3। तो Fe +3 मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाएंगे तो 4s 0 हो जाएगा। और 3d का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो विल गेट 3d5।
So this is the electronic configuration of Fe plus 3 here. 1 2 3 4 5. ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं हम रखेंगे इस तरीके से that each orbital will get one unpaired electron with a parallel spin. फिर 4s है हमारे पास, so it is 3d5 4s. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो जब हम इस डायग्राम में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम हमने बनाया उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रखना है तो हम इस तरीके से रखेंगे 1 2 3 4 5. 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में थे इन अब्सेंस ऑफ लिजेंड. जब लिजेंड्स नहीं थे तभी इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. जब लिजेंड सेंट्रल मेटल आयंस की तरफ बढ़ने लगा तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल फील रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू निगेटिवली चार्ज लिजेंड्स. राइट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, लिजेंड के ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा और इनका एनर्जी हाई हो जाएगा, तो उनका एनर्जी बढ़ जाएगा. सो दिस आर 5d ऑर्बिटल्स इन अ प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिजेंड. जब लिजेंड नज़दीक आना स्टार्ट हो जाएगा देन इट विल क्रिएट स्फेरिकल फील्ड. लिजेंड जब और नज़दीक आ जाएगा सो वो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस है उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो कौन से ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा? जो कि एक्सिस के ऊपर, और एक्सिस के ऊपर है हमारे पास dx² y² एंड dz². तो EG सेट का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और T2G विच रिमेन इन बिटवीन द एक्सिस मतलब dxy dyz dxz उनका एनर्जी कम हो जाएगा. अभी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दिस 5d ऑर्बिटल्स. करेक्ट. तो पहले हम नीचे से मतलब जिनका एनर्जी कम है उनको फिल कर देंगे लाइक 1 2 3. 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया. फिर हम इस एनर्जी गैप को देखेंगे. दिस एनर्जी गैप इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ डेल्टा. तो एनर्जी गैप को हम डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल. सो इस ऑक्टाहेड्रल फील्ड है इसके लिए हमने डेल्टा O लिख दिया यहाँ पे. अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस एनर्जी गैप डेल्टा O तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर के ऑर्बिटल में EG ऑर्बिटल में चला जाएगा. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेयरिंग एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन इन लोअर डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ पेयरिंग एनर्जी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन T2G में रखे या इलेक्ट्रॉन हम ऊपर लेके जाए EG में, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिजेंड है. अभी यहाँ पे H2 है तो वाटर जो है वो एक वीक फील्ड लिजेंड है. तो इन अ प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिजेंड एनर्जी गैप दैट इज डेल्टा O इज स्मॉल. तो फिर इलेक्ट्रॉन हमें प्रमोट करना है EG में तो कम एनर्जी लगेगा और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करने के बजाय हम उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब EG में रखेंगे. तो यहाँ पे EG में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे EG में चला जाएगा. इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया. T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 2 इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. अभी ये जो डेल्टा O है दैट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG, ये हम हमेशा 10dq कंसिडर करता है. सो dq इज़ अ वन पैरामीटर, राइट, आर्बिट्री पैरामीटर हमने चूज़ किया है कि हम इसे हमेशा 10dq इस तरीके से लिख सकते हैं. जूल में इसका एनर्जी अलग अलग हो सकता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, पर अगर हमें डेल्टा O का वैल्यू 10dq में लिखना है तो ये वैल्यू हमेशा 10dq रहेगा. EG की तरफ का जो एनर्जी गैप है, EG की तरफ जो एनर्जी गैप है वो हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब ये एनर्जी गैप हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू T2G की तरफ जो एनर्जी गैप है उससे. तो सपोज यू आर टेकिंग दिस एनर्जी गैप एज अ 4dq, तो ये नीचे वाला ऊपर का एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा. सो दिस एनर्जी गैप इज 6dq. देन नीचे वाला जो गैप है वो हमेशा 4dq रहेगा. सो 6dq EG की तरफ, 4dq T2G की तरफ. तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, या डेल्टा O हमने 1 कंसिडर कर दिया तो 6dq का मतलब ही हो जाएगा 0.6 डेल्टा O. तो हम डेल्टा O के टर्म में भी लिख सकते हैं. और 4dq को क्या लिख सकते हैं हम? सो 4dq को हम लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा O. इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं. तो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा इन व्हाट? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि सेंट्रल मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल आयन इज़ पॉजिटिवली चार्ज. करेक्ट. तो हम उसे प्लस लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज दैट इज Fe
+3 है हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन, और लिजेंड जो है दे आर कमिंग अलोंग द एक्सिस. सो दिस आर द एक्सिस. दिस सपोज x axis, this is y axis, and then z axis. Along this axis ligands are approaching. Now these ligands are considered as point negative charge, L minus, L minus, L minus. These are ligands which are point negative charge. और ये शेप कौन सा है? दिस शेप इज ऑक्टाइड्रल. ये ऑक्टाइड्रल रहेगा. इसमें सब बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री होता है. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया. तो इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टोटल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3. हमने FeH2O6+3 के बारे में बात कर रहे हैं. इसके लिए मैंने कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज लिख दिया. जब लिजेंड्स अप्रोच करेंगे टू दिस सेंट्रल मेटल आयन, then there is a repulsive force between these ligands and d electrons of central metal ion. और जब लिजेंड दूर रहेंगे तो वो स्पेरिकल फील्ड क्रिएट करता है. तो स्पेरिकल फील्ड में सभी डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल अमाउंट में ऊपर चला जाएगा. तो ये डी ऑर्बिटल्स थे और इन डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी हाई हो जाएगा और हमें स्पेरिकल फील्ड में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिला. जब लिजेंड्स और नज़दीक आ जाएगा, देन वी आर सीइंग दैट दिस लिजेंड्स आर अप्रोचिंग टू सेंट्रल मेटल आयन अलॉन्ग द एक्सिस. तो एक्सिस के ऊपर से आ रहा है. तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे थे उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल्स थे? तो आंसर है EG. और EG एक्सिस के ऊपर थे तो उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ऊपर की तरफ चले गए. और T2G का एनर्जी कम हो जाएगा. सो T2G का एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया. अभी फिर इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना. हमें पता है कि D में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने T2J में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और EG में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. अभी हमने देखा कि इसका पेयरिंग नीचे क्यों नहीं होगा. इट्स डिपेंड ऑन पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा O. तो यहाँ पे हमने देखा कि पेयरिंग एनर्जी तो जो था वो ज़्यादा था. पेयरिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा है कंपेयर टू डेल्टा O. तो इसके वजह से पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर डेल्टा O बड़ा होता था पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग हो जाता था. हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका. सपोज हम इस कॉम्प्लेक्स का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज FeCN6 और हमें पता है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड और यहाँ पे चार्ज हमने -3 लिख दिया. तो यहाँ पे भी Fe पे +3 चार्ज ही है. तो इसका कैसा डायग्राम आएगा वो हम देख लेंगे, किस तरीके से इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स थे हमारे पास. ड्रॉ दिस 5 डी ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 5 डी ऑर्बिटल्स है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला हमें 3d5. इन अ प्रेजेंस ऑफ लिजेंड्स स्पेरिकल फील्ड क्रिएट हो जाएगा और जैसे स्पेरिकल फील्ड क्रिएट हो जाता है इसका एनर्जी ऊपर चला जाएगा. राइट. सो विल गेट 1 2 3 4 5 5 डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे विद हाई एनर्जी. करेक्ट. तो हम इसको लिखेंगे 3d5. सो दिस इज 3d5 इन अ प्रेजेंस ऑफ स्पेरिकल फील्ड ऑफ लिजेंड. सो इन अ प्रेजेंस ऑफ स्पेरिकल फील्ड ऑफ लिजेंड. तो 3d5 मतलब 1 2 3 4 5 और ये 5 1 2 3 4 5. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा. अभी लिजेंड जब और क्लोज आ जाएंगे तो EG जो कि अलोंग द एक्सिस है उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और T2G का एनर्जी कम हो जाएगा. सो गेट ग्राफ लाइक दिस. इस एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? हम हमेशा कहेंगे डेल्टा O. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा O इन टर्म्स ऑफ DQ? तो आंसर है 10 DQ रहेगा. अभी इन 5 इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में सिंस CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड, T2G और EG का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा रहेगा. एज एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज हाई, हम लिख सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग एनर्जी
वो कम हो जाएगा और डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सी एन जो है इन दोनों के बीच में गैप जो है बहुत हाई कर देगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने के बजाय पेयर्ड हो जाएंगे। जो भी एनर्जी कम होता है वो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख देंगे। सो देर इज़ ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स FeCN6। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अभी हम क्रिस्टल फील्ड थियरी के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। सो पोस्टुलेट्स